डियर स्टूडेंट, मैं अनिल कुमार पांडे अपने इस लाइव क्लास में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट, अधिगम के कुछ सिद्धांतों में से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, जैसा कि आपके बीएड फर्स्ट ईयर के जो कोर्स में है, तो प्रमुख रूप से 3 थ्योरी अधिगम की दी गई हैं। यद्यपि 20 थ्योरियां अधिगम की आई हुई हैं, उसमें से कुछ संज्ञानवादी थ्योरियां हैं और कुछ व्यवहारवादी थ्योरियां हैं। उन थ्योरियों में से, व्यवहारवादी ही थ्योरियों में से 3 थ्योरी, मतलब अधिगम के 3 सिद्धांत जो आए हैं, जो निश्चित रूप से व्यवहारवादी होते हैं। और उन व्यवहारवादी थ्योरियों में से आज आपको एक थ्योरी, मतलब एक सिद्धांत के बारे में हम बताने का प्रयास करेंगे। वो कौन सा सिद्धांत है? पावलोव का अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत, या फिर उसे प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, या इसी को शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, या फिर संबंध प्रत्यावर्तन या सहज क्रिया सिद्धांत, आदि आदि नामों से इसे जाना जाता है। इस सिद्धांत पर आप लोगों के सामने चर्चा की जा रही है और एक स्ट्रक्चर बताया गया है, बनाया गया है यहाँ ब्लैक बोर्ड पर। अगर इस स्ट्रक्चर को आप अपने दिमाग में रख लिए तो निश्चित रूप से पावलोव का जो सिद्धांत वो हमेशा आपके दिमाग में बना रहेगा, और साथ ही साथ कभी इस सिद्धांत से आए हुए प्रश्न गलत नहीं होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि टेट, नेट, सुपर टेट के दृष्टिकोण से यह अधिगम वाला चैप्टर या मनोविज्ञान के जो बीएड पार्ट फर्स्ट ईयर में रखे गए हैं, वो सेकंड पेपर में, वो सारे चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो निश्चित रूप से 30 नंबर लेके आपके बैठे हुए हैं। और उन चैप्टरों में से अधिगम का सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है। केवल आपको क्या करना है कि वो इस स्ट्रक्चर्स को क्या करना है, अपने दिमाग में रखना। डियर स्टूडेंट्स, तो अब आप देखें कि यह सिद्धांत किसने दिया। जैसा कि हमने बताया कि यह सिद्धांत पावलोव ने दिया। पावलोव कहाँ के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे। मतलब रूसी शिक्षा शास्त्री पावलोव ने जो ये अधिगम का सिद्धांत दिया, उसका नाम है अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, और संबंध प्रत्यावर्तन या सहज क्रिया सिद्धांत, या शास्त्रीय अनुबंधन, या कहेंगे तो एक सब बड़ा परिचित रहता है, इस अनुसंधान के लिए बड़ा चर्चित रहता है, वो है क्लासिकल अनुबंधन। किसका सिद्धांत है? तो वो पावलोव का सिद्धांत है। अर्थात क्लासिकल नाम से भी इस थ्योरी को जाना जाता है, जो पावलोव ने दी। पावलोव एक मशहूर, वैसे तो चिकित्सा क्षेत्र से ये जुड़े हुए थे, परंतु इन्होंने एक प्रयोग किया था। किस पर? इसी पर किया था, अधिगम के संबंध में। उन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया के क्षेत्र में यह प्रयोग किया था, और जिस प्रयोग के आधार पर पावलोव ऐसे तमाम मनोवैज्ञानिकों में हैं, एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कभी प्रश्न में कि निम्न शिक्षा शास्त्रियों में से या मनोवैज्ञानिकों में से किसी ने जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो आपका निश्चित रूप से एकदम उत्तर होना चाहिए कि आईपी पावलोव को जो है ये वो दिया गया नोबेल पुरस्कार। तो 1904 में पावलोव ने क्या दिया? अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत की एक थ्योरी प्रदान की, जो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको क्या किया जाएगा? विदित किया जाएगा, बताया जाएगा, आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। तो मित्रों, जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि आपका जो ये अधिगम का सिद्धांत आया, तो उसमें ये पुनर्वलन, व्यवहारवादियों का जब वर्गीकरण किया जाता है तो हमें पुनर्वलनवाद आता है। पुनर्वलनवादी सिद्धांत मतलब मनोवैज्ञानिकों में से एक थे। कौन? पावलोव जो है क्या किए, किस जानवर पर इन्होंने अपना प्रयोग किया? यह जो सिद्धांत दिया अनुकूलित अनुबंधन
या प्राचीन अनुबंधन या क्लासिकल अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत उन्होंने दिया वो जो है किस जानवर पर प्रयोग करके दिया, तो कुत्ते पर जो है इन्होंने अपना प्रयोग किया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस जानवर पर इन्होंने प्रयोग किया था, तो कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो अब इन्होंने किया क्या, एक कुत्ता लिया कब 1904 के आसपास, और उसे क्या किया, एक ऐसा कंडीशंस बनाया, एक ऐसा पीरियड टाइप का कुछ बनाया कि उसमें कुत्ते को क्या कर दिया गया, बांध दिया गया, रोक दिया गया, रखा गया, और यह जानने का प्रयास किया गया कि जो अनुक्रिया होती है प्रयोज अर्थात कुत्ते की, वो क्या स्वाभाविक परिस्थितियों में तथा अस्वाभाविक परिस्थितियों में दोनों में एक ही होती है, और जब दोनों में एक ही हो जाए, जो पहले नहीं होती थी लेकिन बाद में हो जाए, तो हम उसी को क्या कहते हैं, अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत। जैसा कि देखिए इस सिद्धांत का नाम अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत है, फिर प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत है, फिर संबंध प्रत्यावर्तन, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। तो उस कुत्ते को रखा गया कैसे, मतलब जो है भूखा रखा गया, कहाँ, कुछ पिंजड़े में या उस जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया उसमें रख दिया गया, और यह देखने का प्रयास किया गया कि जो उद्दीपक उसके पास प्रस्तुत किए, उसके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, वो उद्दीपक क्या है, वो उद्दीपक जो प्रस्तुत किए जा रहे हैं उसका क्या प्रभाव किस पर पड़ रहा है, प्रयोज पर पड़ रहा है, अर्थात कुत्ते पर पड़ रहा है। इसे देखने के लिए अब कुत्ते के सामने क्या हो गया, भोजन रखा गया। क्योंकि देखिए सीखने की तीन चीजें हैं, एक क्या आता है, वाई आता है, WHY वाई, और एक क्या आता है, फिर आपका दूसरा हो मतलब हाउ, उसके बाद फिर ये आता है आपका व्हाट, WHAT व्हाट। मतलब अधिगम को जब हम आते हैं तो ये देखते हैं तीन चीजें आती हैं कि कोई भी प्रयोज्य या कोई भी अधिगम करता क्यों सीखता है, कैसे सीखता है, और क्या सीखता है। इस व्हाई, हाउ और व्हाट का मतलब यही हुआ कि कोई प्रयोज्य कैसे सीखता है, मतलब क्या सीखता है, कैसे सीखता है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो अब आप देखिए कि कोई भी प्रयोज्य, कोई भी प्राणी, दुनिया का कोई भी प्राणी है, तो जैसे भाई का मतलब है कि प्राणी क्या सीखता है, प्राणी क्या सीखता है या क्यों सीखता है। तो प्राणी क्यों सीखता है, आवश्यकता के अनुसार सीखता है। अगर प्राणी को कोई आवश्यकता न हो तो वह किसी भी चीज को सीखेगा नहीं। यह दुनिया ही आवश्यकताओं की है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की क्या होती है, जननी होती है। तो बिना आवश्यकता के कोई व्यक्ति कुछ सीखता नहीं है, अर्थात कोई प्राणी अगर सीखता है तो किस कारण सीखता है, आवश्यकता के कारण सीखता है। फिर अगर बात आए कैसे सीखता है, कैसे सीखता है, अनुक्रिया के माध्यम से सीखता है। कोई भी व्यक्ति चाहे जैसे सांकेतिक अनुक्रिया करे, चाहे क्रियात्मक अनुक्रिया करे, जैसे विज्ञान में कहा जाए आओ करके सीखें, अर्थात बिना किए अच्छे ज्ञान की प्राप्ति या अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति या अच्छे अधिगम की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अधिगम की परिभाषा ही क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम तब माना जाएगा जब व्यवहार में आपके क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो अब वह कैसे सीखता है, क्यों सीखता है भाई, आवश्यकता के कारण सीखता है, कुछ न कुछ उसकी आवश्यकताएं होती हैं, सो वह क्या करता है, सीखता है। उसके बाद कैसे सीखता है भाई, अनुक्रियाओं के माध्यम से सीखता है। आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो भी वो क्रिया करता है उसी को हम अनुक्रिया कहते हैं, और वह क्या करता है, उसी अनुक्रिया के माध्यम से चीजों को सीखता है। और वह क्या सीखता है, वही सीखता है जो उसके लिए लाभकारी है, जो उसके लिए आवश्यक वही सीखता है, जो उसके लिए आवश्यक नहीं है उसे वह नहीं सीखता है। जैसे डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पीछे की तरफ जाएं, किसी कक्षा 5 का सिलेबस अब आपको पढ़ना हो तो उसे आप नहीं पढ़ेंगे, चाहे क्या है कि उसे आप सीख चुके हैं,
जान चुके हैं, तो अब आप कक्षा 10 में हैं तो कक्षा 10 का सिलेबस सीखेंगे, ना कि कक्षा 5 का सीखने जाएंगे, क्योंकि उसी की क्या है, आपकी आवश्यकता है। तो इन सारी चीजों को आप देखेंगे कि उत्सुकता, उसे आवश्यकता कक्षा 10 में पास होना, बाबा जी लैपटॉप बांट रहे हैं उसे प्राप्त करना, तो अगली कक्षा को पास करने के लिए क्या करता, पढ़ता भी है। उसके बाद कैसे पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, अनुक्रियाओं के माध्यम से पढ़ता है, चाहे पास करने के लिए। उसके बाद फिर व्हाट, क्या पढ़ता है, वही पढ़ता है जिसको पढ़ करके वह क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तमाम कंपटीशंस, तमाम प्रतियोगी विद्यार्थी हैं जो इलाहाबाद, दिल्ली, कहाँ कहाँ तैयारी करते हैं, तो हमेशा यही कहा जाता है कि वही पढ़ा जाए जो महत्वपूर्ण हो किसके, एग्जाम की दृष्टि से, और सारे विद्यार्थी उसी पे जोर देते हैं। तो आप वही सीखेंगे जो आपके लिए लाभकारी है। आप क्या सीखेंगे, जो आपके लिए आवश्यक है। और आप कैसे सीखेंगे, अपने अनुक्रियाओं के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से, चाहे अनुभव के माध्यम से, चाहे जैसे भी उसे क्या करेंगे, सीखेंगे। कब, जब वह आपके लिए लाभकारी होगा, जब वह आपकी आवश्यकता होगी। अगर ये सारी चीजें नहीं होगी तो सीखना शायद संभव, सीखने के लिए व्यक्ति प्रेरित नहीं होगा। तो ये आपका हो गया भाई हु एंड व्हाट। फिर उसके बाद अब हम आ जाते हैं सीधे सीधे सिद्धांत पर। तो अगर परिभाषा देखी जाए अधिगम की, तो अधिगम की परिभाषा ही यही है कि व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम। जब तक किसी प्राणी और व्यक्ति में क्या होता है कि व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता, तब तक उसे अधिगम नहीं कहा जा सकता। मित्रों यदि आप देखें तो अगर इन सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, अभी आप लोगों के सामने चर्चा शुरू हुई है, तो अगर आप देखेंगे कि तो जो है कि पॉल क्या किया, एक कुत्ता लिया, वो भी क्या रखा, भूखा रखा, और भूखा रख करके क्या किया, उस पिंजरे में भूखा रखा, और वह देखना चाहा कि क्या स्वाभाविक और अस्वाभाविक दोनों क्रियाओं पर कुत्ता क्या करता है, रिस्पांस करता है। तो कुत्ते का रिस्पांस क्या माना गया, उसका लार माना गया। और उसके सामने वो भूखा था, तब उसको किसकी आवश्यकता थी, जैसा कि अभी हम लिखे थे, व्हाई, हु एंड व्हाट। तो उसको किसकी आवश्यकता थी, भोजन की आवश्यकता थी। अतः उसके सामने क्या रखा, पॉलो ने भोजन रखा, और उस भोजन को देख करके कुत्ते के मुंह में ला रहे। ऐसा कई बार किया गया और देखा गया कि वास्तव में भोजन देखने के बाद कुत्ते की क्या होती है कि मुख में लार आती। क्योंकि देखिए, कोई भी प्राणी जब पैदा होता है तो बहुत सारी प्रवृत्तियां वो जन्मजात लेके पैदा होता है, बहुत सारी टेंडेंसियां वो बाय बर्थ लेके पैदा होता है, और जो उसके मतलब ये स्वाभाविक क्रिया में क्या होता है, दिखाई पड़ता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मामला अभी उल्टा होगा। तो वहां पर क्या हुआ कि कुत्ता भोजन देख करके क्या उसके मुंह में लार आई। जब लार आए तो पावलोव ने सोचा, क्योंकि उनके अध्ययन का उद्देश्य था कि शोभा मतलब जो चीजें देख करके अनुक्रिया हो रही है, क्या अस्वाभाविक चीजें भी देख करके अनुक्रिया होंगी, यह जानने के लिए पावलोव ने प्रयोग किया था। तो पहले दौर में उन्होंने यही किया कि भोजन दिखाया, कुत्ते के मुंह में ला रहे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि भोजन और घंटी को क्या किया, उन्होंने साथ साथ दिए। कुछ समय तक ये चलाया, उसके बाद लास्ट दौर उन्होंने केवल घंटी बजाई, और तब भी देखा उन्होंने क्या है, लार आई। किसके, कुत्ते के मुंह में। अर्थात भोजन देखने की भी लार आ रही है और घंटी बजने पर भी लार आ रही है। अतः जो है पावलोव ने क्या कहा, उससे जो सिद्धांत निकाला उसे क्या कहा, अनुबंधित अनुकूलित अनुबंधित सिद्धांत, या प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, या संबंध प्रत्यावर्तन सहज क्रिया सिद्धांत। तो आप देखें यहां पर लिखा हुआ है यूएस, क्या लिखा हुआ है, यूएस लिखा हुआ है, और अंग्रेजी में लिखा हुआ अनकंडीशनड स्टिमुलस। क्या लिखा हुआ है, अनकंडीशनड स्टिमुलस लिखा हुआ है। और हिंदी में क्या लिखा हुआ है, भोजन लिखा हुआ है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, अनकंडीशनड रिस्पांस, और हिंदी में क्या लिखा हुआ है, लार लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अनकंडीशनड मतलब जो क्या हो,
शुरू से स्वाभाविक, जब मैंने अभी चर्चा मैं कर रहा था कि कोई भी प्राणी पैदा होता है बहुत सारी प्रवृत्तियां लेकर के वो क्या होता है, पैदा होता, मूल प्रवृत्तियां लेकर के वो पैदा होता है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, यूएस मतलब अनकंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशन स्टिमुलस का मतलब क्या हुआ, स्वाभाविक या प्राकृतिक, स्वाभाविक या प्राकृतिक क्या, उद्दीपन। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, उद्दीपन। तो अब यही अच्छे से समझिए मेरे विद्यार्थियों कि यूएस मतलब अनकंडीशन स्टिमुलस वो क्या है, स्वाभाविक उद्दीपन। तो स्वाभाविक उद्दीपक क्या है इस प्रयोग में, जैसा कि अभी मैं बता रहा था, तो स्वाभाविक उद्दीपक क्या है आपका, भोजन। क्योंकि भूख लगना एक मूल प्रवृत्ति है। जैसा कि हमने कहा कोई भी प्राणी जब जन्म लेता है तो बहुत सारी प्रवृत्तियां वो क्या होता है, जन्मजात बाय बर्थ लेके पैदा होता है, उसमें से एक क्या है, भूख का लगना। तो अब क्या है, भूख जब कुत्ते को लगी हुई है, कुत्ता वहां भूखा बंद किया गया था और उसको भूख लगी है, तो भोजन देख करके क्या आएगी, लार आएगी। भोजन देख करके क्या आएगी, लार आएगी। तो ये जो अनकंडीशन स्टिमुलस मतलब वह स्टिमुलस जिसमें किसी प्रकार का कंडीशन न दिया गया हो, मतलब कोई कृत्रिमता न दिखाई गई हो, आर्टिफिशियल कुछ न किया गया हो, उसे क्या कहते हैं, अनकंडीशंस। तो ये यूएस हो गया अनकंडीशन स्टिमुलस अर्थात स्वाभाविक उद्दीपन। और उसका परिणाम स्वाभाविक उद्दीपन, उसके बाद इधर क्या लिखा हुआ है, यूआर मतलब अनकंडीशनड रिस्पांस, मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया। अर्थात भोजन देख करके कुत्ते में जो है क्या करना है, स्वाभाविक रूप से लार आना क्या है, तय है। तो यह क्रिया हो रही है पहले कंडीशन में। इस कंडीशन को पावलोव ने कई बार दोहराया होगा अपने प्रयोग में और देखा कि नहीं वास्तव में भोजन दे करके कुत्ते के मुंह में लार आ रही। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरे चांस में, दूसरे अटेम्प्ट में, जो उनका दूसरा दौर प्रयोग का चला, तो उन्होंने क्या किया कि यूएस और सीएस, यहां दो चीजें लिखी हुई हैं। तो यूएस मतलब अनकंडीशन स्टिमुलस, और उसके बाद सीएस मतलब कंडीशन स्टिमुलस, मतलब जिसमें कंडीशंस लाया गया, जो थोड़ा सा कृत्रिम किया गया है, जो थोड़ा सा कृत्रिम किया गया है, मतलब तो उसे क्या कहा, कंडीशन स्टिमुलस कहा गया। और जो स्वाभाविक है उसे क्या कहा गया, अनकंडीशन कहा गया। तो आपका सीएस और यूएस पावलोव ने क्या किया, दूसरे अटेम्प्ट में, दूसरे दौर में साथ ही साथ दिए, भोजन भी दिया और घंटी भी बजाई, या घंटी बजाई फिर भोजन दिया। इस प्रकार की क्रिया उन्होंने किया और देखा कि कुत्ते के मुंह में क्या आई, लार आई। फिर वही आया जो क्या था, मतलब अनकंडीशन रिस्पांस, वो मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया वही हुई। तो अब आप देखिए कि एक कंडीशन यह रही जहां पर कि अनकंडीशन स्टिमुलस प्रस्तुत किया गया, अर्थात स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया गया और स्वाभाविक अनुक्रिया क्या हुई, प्रस्तुत हुई, आई। कुत्ते के मुंह में लार आई, स्वाभाविक अनुक्रिया कुत्ते द्वारा की गई। तब पश्चात क्या गया, दूसरे अटेम्प्ट में क्या किया गया, उसमें किया गया कि यूएस अनकंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन स्टिमुलस को, मतलब स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक को साथ साथ प्रस्तुत किया गया और देखा गया कि क्या है भाई, लार आई, क्या है, लार आई। तो ये दूसरा अटेम्प्ट रहा मतलब वहां का। तो अगर आप ये समझ लिए कि यूएस क्या है और सीएस क्या है, सीएस का मतलब मैं फिर एक बार व्याख्या करूं, सीएस मतलब जहां पर कंडीशंस अपनाई गई हो, वो कंडीशंस स्टिमुलस मतलब अकृत्रिम, मतलब कृत्रिम, आर्टिफिशियल जो हो, और जो स्वाभाविक हो तो स्वाभाविक ही है। तो जहां पर कोई कंडीशन बनाई जा रही है क्या करने के लिए, क्योंकि उनका उद्देश्य ही था क्या मतलब ये स्वाभाविक अनुक्रिया को, क्या स्वाभाविक अनुक्रिया और अस्वाभाविक अनुक्रिया किसी स्टिमुलस के माध्यम से संबद्ध हो सकती है, जुड़ सकती है। तो उनका उद्देश्य ही था। तो उन्होंने क्या किया, एक बार अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया, दूसरी बार क्या दिया,
अनकंडीशनड और कंडीशन स्टिमुलस साथ साथ दिया और परिणाम देखा लार आई। क्या है? लार आ गई। तो अब उसके बाद तीसरे कंडीशन में उसने क्या किया? तीसरे कंडीशन में उसने उन्होंने क्या किया कि सीएस, तीसरे कंडीशन में उन्होंने क्या किया कि सीएस प्रस्तुत किया, केवल घंटी बजाई। क्या की? केवल घंटी बजाई और कुत्ते के मुंह में क्या है? लार आई। जब उन्होंने घंटी बजाई तो कुत्ते के मुंह में लार आई। तो अगर आप देखेंगे तो वो कंडीशन हो गई। तो सीएस मतलब यूएस के मतलब ये मतलब यूएस को मतलब कंडीशन स्टिमुलस देने पर कुत्ते से तो मतलब अनकंडीशन रिस्पांस आई। मतलब ये हुआ कि स्वाभाविक स्वाभाविक उद्दीपक को देख करके कुत्ते ने क्या की? स्वाभाविक अनुक्रिया की अर्थात लार आई। लेकिन जब कुत्ते से जो है ये भी कराया गया कि भाई ये मतलब स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक दोनों साथ ही क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक दोनों साथ ही प्रस्तुत किया, तब भी कुत्ते के मुंह में लार आई। और फिर सीएस मतलब केवल कंडीशंस, कंडीशन मतलब अस्वाभाविक उद्दीपक। क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक जब केवल दिया गया अर्थात केवल घंटी बजाई गई। क्या किया गई? घंटी बजाई गई, केवल घंटी मतलब घंटी बजाया गया केवल, तब भी कुत्ते के मुंह में लार आई। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि भाई क्या हुआ? एक जो अस्वाभाविक क्रिया मतलब उद्दीपक था वो क्या हुआ? स्वाभाविक क्रिया से क्या हो गया? जुड़ गया। तो इसी को क्या कहा गया? अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत। इसी को क्या कहा गया? प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत और संबद्ध प्रत्यावर्तन सिद्धांत। अब पुनः हम रिपीट करते हैं कि इस सिद्धांत में क्या हुआ कि कंडीशंस अनकंडीशंस, पहले स्टेप में कंडीशन स्टिमुलस दिया गया तो क्या है? मतलब अनकंडीशन स्टिमुलस दिया गया, अनकंडीशन रिस्पांस आया। दूसरे अटेम्प्ट में पहलवान ने क्या किया? अनकंडीशन स्टिमुलस एंड कंडीशन स्टिमुलस को एक साथ प्रस्तुत किया, तो फिर क्या है? अनकंडीशन रिस्पांस मिला। और उसके बाद फिर आखिरी अटेम्प्ट में जब पावलोव ने क्या किया? सीएस मतलब ये कंडीशन स्टिमुलस दिया, मतलब अनकंडीशन स्टिमुलस नहीं दिया, केवल सीएस स्टिमुलस दिया, तब भी देखा कि कुत्ते के मुंह में लार आई। इस प्रकार से यह प्रयोग क्या होता है? सिद्ध होता है कि कोई भी अनुक्रिया जब स्वाभाविक मतलब कोई भी अनुक्रिया जब स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर होती है, तो अगर इसे जोड़ा जाए अस्वाभाविक उद्दीपक को देखकर भी स्वाभाविक क्रिया संभव हो सकती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि मतलब जो ये उद्दीपक होता है मतलब अनुक्रिया जो होती है वो क्या करता है? वो उद्दीपन का अनुकूलन करता है। अर्थात अधिगम के सिद्धांतों के अनुसार अगर कहा जाए तो हमेशा पुनर्बलन क्या होता है? सीखने में सहायक होता है। अब इन्होंने देखा, एक इन्होंने कहा कि समकालिक, क्या कहा? समकालिक, समकालिक अनुबंधन, क्या है? समकालिक अनुबंधन, ठीक। और दूसरा क्या है? विलंब, विलंब अनुबंधन। विलंब अनुबंधन, ठीक। तो अगर आप देखेंगे तो इस समकालिक अनुबंधन में मतलब क्या है? विलंब अनुबंधन में क्या है? और एक इनका आता है पृष्ठमुखी अनुबंधन। क्या आता है? पृष्ठमुखी अनुबंधन आता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो अनुबंधन इनके आए तो ये क्या हुआ? कब? जब
यूएस क्या हो गया, यूएस और सीएस साथ दिया गया या थोड़े बहुत अंतराल के साथ दिया गया, क्योंकि अगर इन दोनों स्टिमुलसों में अंतर ज्यादा रहेगा, मतलब अंतर ज्यादा, समय का अंतर ज्यादा रहेगा, तो निश्चित रूप से जो अनुबंधन होगा वो कमजोर हो जाएगा। तो अगर समकालिक अनुबंधन का मतलब ये हुआ कि जब सीएस और यूएस क्या किया जाए, साथ साथ लगभग प्रस्तुत किया जाए या 1 सेकंड के आस भी मतलब अंतर करके प्रस्तुत किया जाए, तो उसे क्या कहेंगे भैया, समकालिक अनुबंधन कहेंगे। दूसरा जो है विलंब अनुबंधन, तो ये क्या है, विलंब अनुबंधन क्या है आपका, मतलब लेट ये अनुबंधन जो है आपका, विलंब अनुबंधन में यह होता है कि जो है कि पहले क्या की घंटी बजा दी जाती है और घंटी बजाने के बाद तब क्या किया जाता है, भोजन प्रस्तुत किया है। उसके कुछ बाद भोजन क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, विलंब अनुबंधन में। पृष्ठमुखी अनुबंधन में क्या होता है कि पहले भोजन दे दिया जाए, पहले क्या कर दिया जाए, भोजन दिया जाए और फिर घंटी बजा दिया जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, पृष्ठमुखी अनुबंधन कहते हैं। तो इन सारी प्रक्रियाओं के बाद जो है क्या है, इन सारी प्रक्रियाओं के बाद अगर आप देखेंगे तो पावलोव का यह सिद्धांत यही सिद्ध करता है कि अनुबंधन कैसे होता है, किससे, जो आपकी स्वाभाविक अनुक्रिया है कैसे अस्वाभाविक उद्दीपक से जुड़ जाती है। देखिए, अगर आप कहानी याद कर लें कि छोटा सा बच्चा होता है, तब उसे किसी अनुबंधन की जरूरत नहीं होती, उसकी दैनिक क्रिया। यही बालक जब क्या होता है, बड़ा हो जाता है, तो ये क्या करता है, आप देखते होंगे किसी न किसी चीज से उसका क्या हो जाता है, अनुबंधन हो जाता है, मतलब उसकी आदत एक तरह से पड़ जाती है। जैसे बहुत सारे लोग हैं कि बिना चाय पिए लैट्रिन नहीं जाएंगे, जब चाय पिएंगे तब वो लैट्रिन जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब तक खैनी नहीं खाएंगे तब तक लैट्रिन नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जब तक पानी नहीं पिएंगे गर्म तब तक लैट्रिन नहीं जाएंगे। तो ये सारी क्रियाएं क्या है, जैसे खैनी का क्या है, लैट्रिन से अनुबंधन है भाई, बिना लैट्रिन खैनी खाए वो नहीं हो। जैसे ही जो है क्या होगा, खैनी बनना शुरू होगी, तो उस व्यक्ति जो अनुबंधित व्यक्ति है उसमें क्या होगी, लैट्रिन मतलब मल प्रत्याग करने की इच्छा उसमें बढ़ने लगेगी। तो इसी तरह की जो चीजें होती हैं व्यक्ति में, अगर देखा जाए जो पावलोव का अनुबंधन है, इन सारे अनुबंधनों से जो भी हम बताए व्यवहारिक रूप में मनुष्यों में देखा जाता है, प्राणियों में देखा जाता है, तो उससे क्या होता है, निश्चित रूप से जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार से यह स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि भाई अगर स्वाभाविक उद्दीपक होगा तो स्वाभाविक अनुक्रिया होगी। अब उसके बाद दूसरे कंडीशन में जब स्वाभाविक अस्वाभाविक दोनों साथ साथ दिया गया तो स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। और फिर देखा गया कुछ समय पश्चात कि केवल क्या दिया गया, कंडीशन से स्टिमुलस दिया गया, अस्वाभाविक उद्दीपक दिया गया और अस्वाभाविक उद्दीपक दिया गया और स्वाभाविक क्रिया हुई। इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि पावलोव ने जो सिद्धांत दिया वो क्या था, अनुबंधन पर आधारित था, जिसे अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत, शास्त्रीय सिद्धांत आदि के नामों से क्या किया जाता है, जाना जाता है। धन्यवाद।